दिस इज शानी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स एंड एज यू ऑल नो कि हम डिस्कस कर रहे थे द सेकंड चैप्टर ऑफ अ बुक हनी ड्यू. We are already done with the line by line explanation of the lesson that is the tsunami. But इसी chapter में आपको एक poem भी given है that is titled as Geography Lesson written by Zulfikar Ghosh. अब यहाँ पर जैसे कि टाइटल है Geography Lessons, so do not worry, यहाँ पे SST के सेशंस नहीं हो रहे हैं. But what we are going to see is exactly about the geography of the place. यानी कि अगर आप किसी जेट में बैठे हो, किसी एयरप्लेन में बैठे हो और ऊपर से व्यू कर रहे हो पूरी सिटी को, तो आपको क्या दिखता है? बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखती हैं, वाटर बॉडीज दिखती हैं, राइट? तो किस तरीके से इतना ज्यादा केओस है, कितनी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, डिसऑर्डर है, ये सारी चीजें आपको ऊपर से दिख सकती हैं. यानी जो लोगों ने इन फ्लाइट ट्रैवल किया होगा, कभी बाय एयर ट्रैवल किया है, यू गाइज नो दैट यस, इस तरीके का पूरा सिनेरियो दिखता है ऊपर से. बट यहाँ पर ये जो पोएट हैं जुल्फिकर घोष, इन्होंने बड़ी ही ब्यूटिफुली एक जो आइडिया है उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है. Not because he wanted to tell just the geography of the city or a place or the world we stay in, but ये जो है एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, और वो ये है कि कैसे लोगों ने फेंसेस लगाए हैं, बॉर्डर्स लगाए हैं, हेट है लोगों के बीच में, लोग लड़ते हैं एक दूसरे से, और किस तरीके से उन्होंने ये पूरा जो अर्थ है जो कि वन पार्ट था उसको डिवाइड कर दिया है इनटू डिफरेंट सेक्शंस. और ये जो डिवीजन है उसका रीजन क्या है, क्या उनको ऊपर से जब वो देख रहे हैं सिटी को, उनका इसका रीजन मिलता है या नहीं, ये पर्टिकुलर पोएम उसके बारे में ही बात करता है. सो वंस वी विल बी डन विद द कंप्लीट पोएम, फिर आपको इस टाइटल को बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि क्यों ज्योग्राफी लेसन ही टाइटल दिया है. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, देन वी विल सी इन जस्ट अ लाइन कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड देन बिगिन विद ऑल द स्टैंजास दैट हैव बीन गिवन इन दिस पोएम. डन? ऑलराइट. So Zulfikar Ghosh, that is, he was born on March 23, 1935, is a Pakistani American novelist, पोएट एंड एसेज. तो ये जो है एक पाकिस्तानी और अमेरिकन पर्सन है जो कि एक नोवेलिस्ट है, इन्होंने नोवेल्स लिखी हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं, एक पोइट्री अभी हम देखेंगे, एंड ऑल्सो इनके बहुत सारे एसेज हैं. सो ही इज ऑल्सो एन एसेइस्ट. His works are primarily magical realism, blending fantasy and harsh realism. अब ये चीज जो दी है कि एक मैजिकल रियलिज्म है, यानी कि रियलिटी तो है इनकी पोम्स में, बट बहुत ही मैजिकल तरीके से. मैजिक क्या होता है? इट्स नॉट समथिंग ट्रू, इट्स समथिंग फैंटेसी, राइट? तो उनकी जो भी बहुत ज्यादा एक जादुई लिखाई होती है, बिल्कुल मैजिकल सी राइटिंग है, वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इनकी जो पोएम है उसमें फैंटेसी और रियलिज्म, हार्श रियलिज्म, एक जो बिटर रियलिटी है वो बिल्कुल ब्लेंड होती है, एक साथ मिक्स्ड होती है, और वो हमको देखने को मिलती है इनकी राइटिंग्स में. नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर पोएम इज, इन द पोएम ज्योग्राफी लेसन द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ द सिटी एंड द कंट्री फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई. तो एरोप्लेन में जब ऊपर वो बैठे हुए हैं तो वो नीचे पूरा सीन देख रहे हैं अपनी सिटी का, वो किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं सीन को, क्या क्या आंसर्स हैं जो उनको क्लियर हो जाते हैं, व्हाट वर द डाउट्स ही हैड एंड नाउ इट्स ऑल क्लियर, बट व्हाट इज दैट सिंगल क्वेश्चन जिसका आंसर इनको नहीं मिलता है टिल द एंड. वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर पोएम में. डन? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट स्टैंजास. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सी इज द बिफोर यू रीड पार्ट. तो हमें जो है फर्स्ट स्टैंजा के पहले आपको एक कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, लेट्स रीड दैट. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? यानी जब हम एयरप्लेन में फ्लाई करते हैं तो अराउंड 10,000 फीट अबव होते हैं हम ग्राउंड से, ठीक है? तो उसमें जब आप नीचे देखते हो फ्रॉम द विंडो ऑफ द एयरप्लेन, आपको किस तरीके का सिनेरियो दिखता है? फॉर द वंस हु हैव ऑलरेडी सीन, फॉर द वंस हु हैव सीन द पिक्चर्स, या फिर वीडियोस देखे हैं या ट्रैवल किया है, या फिर आप इमेजिन कर सकते हो. सो वी ऑल नो किस तरीके की दिखेगी भाई सिटी. हमें वाटर बॉडीज दिखेंगी, हमें लाइट्स दिखती हैं सिटी की, हमें बिल्डिंग्स दिखती हैं, राइट? तो ये सब चीजें जो है आप ऊपर से बहुत अच्छे से देख सकते हो. नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन. ऐसा लगता है कि जैसे ज्योमेट्री की डिजाइन नहीं होती परफेक्टली 4 सेंटीमीटर ऐसे 2 सेंटीमीटर बिल्कुल एक परफेक्ट फिगर होते हैं जो ज्योमेट्रिक फिगर्स, वैसे ही बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल साफ सुथरी नीटली प्लान्ड परफेक्ट जो है बिल्डिंग्स बनी हुई हैं.
It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. और जैसे ही आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि जैसे चीज़ आपको दिखती है उससे बिल्कुल अलग सिनेरियो भी आपको एक व्यू मिलेगा जब आप इतनी ऊपर से अपनी सिटी को देख रहे हो. Here is a poet's description. और जैसे आप डिफरेंट वे में डिस्क्राइब कर सकते हो उसको, वैसे ही पोएट ने अपना व्यू पॉइंट दिया है कि उनको क्या दिखा, उनका क्या डिस्क्रिप्शन है ऑफ दिस पर्टिकुलर व्यू of the city and some questions that come to his mind. और जो भी उनके दिमाग में questions थे, उनके answers कैसे मिलते हैं, कैसे वो describe करते हैं, और हमारे को भी we will also get to know a different viewpoint. We would also be surprised कि वाह इस तरीके से भी कोई describe कर सकता है. So all these things we are going to see in this particular poem. Done? All. First stanza of the poem is, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो सबसे पहले पोएट बोलते हैं जैसे ही जेट जो है वो टुक ऑफ किया, यानी कि जैसे ही एयरप्लेन ने उड़ना स्टार्ट की, उड़ान भरी. स्प्रैंग मीन्स टू टेक ऑफ, ठीक है. It was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. क्योंकि जैसे ही वो ऊपर से देखते हैं सिटी को तो ऐसा लग रहा था कि ये जो माइल्स है, इतनी मीलों की जो दूरी है वो भी छोटी सी दिख रही थी, 6 इंचेस. जब आप ऊपर से हाइट से देखते हो तो आपको इतना बड़ा जो एरिया है वो भी छोटू सा दिखता है. तो जैसे माइल्स जितनी इतनी जो डिस्टेंस है या इतना बड़ा जो ग्राउंड दिख रहा है वो भी इतना छोटू सा यानी 6 इंचेस जैसा दिख रहा है, क्योंकि वो ऊपर से देखा जा रहा है. और जब यहाँ से देखा जा रहा है तो क्लियरली पता चल रहा है कि क्यों सिटी को इस तरीके से डेवलप किया गया है. जैसे कि हम ग्राउंड पर रह के नहीं समझ पाते, हमें ऊपर से समझ आता है अच्छा ठीक है ये जो पूरा ज्योग्राफी लॉजिक है या किस तरीके से क्रिएट किया गया है सिटी को, दैट इज वेरी मच क्लियर व्हेन वी वॉच इट फ्रॉम सच अ हाइट. There seemed an inevitability. Inevitability मतलब something that cannot be avoided, या फिर हम बोल सकते हैं something that is certain, जो कि बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये मुमकिन है, ठीक है. About what on ground had looked haphazard, यानी कि जब हम इतनी ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल सर्टेन है कि जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो हमें ये सारी चीजें कैसी दिखती हैं, विदाउट प्लान और ऑर्डर, यानी डिसऑर्डरली वे में दिखती हैं, अनप्लान दिखती हैं. ऐसा लगता है कि विदाउट कोई भी ऐसे बिना स्टाइल के फॉलो किए गए पूरी बिल्डिंग्स बना दी हैं, या फिर ये जो पूरा सिटी को डेवलप किया गया है जिस तरीके से डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारी चीजें यहाँ क्लियर होती हैं कि हाँ ये जो हैफेजर्ड दिखती है, अनप्लान्ड होती है, विदाउट स्टाइल बनाई की गई है, वो सारी चीजें ऊपर से भी क्लियरली समझ आती है. इट इज सर्टेन दैट yes, the things have been made in a disorderly way and without following a particular style when the jet sprang into the sky. तो सिटी डेवलप ऐसे क्यों हुई है, क्यों इस तरीके से एक डिसऑर्डर वे है, अनप्लान्ड वे है, वो सारी चीजें सर्टेन हो जाती हैं, क्लियरली दिखती हैं जब इतनी ऊपर से पोएट उसको देख रहे हैं. डन. तो पहली चीज तो उनको क्लियर हो गई कि क्यों ये सारी चीजें इस तरीके से बनाई गई हैं, वो ऊपर से भी उनको सर्टेनली समझ आ रहा है. नेक्स्ट पोएट कहते हैं when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 फीट. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं जैसे ही जेट अब 10,000 फीट की डिस्टेंस पे पहुंच चुका है, यानी हाइट पे, सॉरी 10,000 फीट की हाइट पे अब एयरप्लेन उड़ रहा है, वहां से क्लियरली समझ आता है पोएट को व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, क्योंकि जहां पे भी रिवर्स हैं, नदियां हैं, वहीं पे क्यों सिटीज देखते हैं, वहीं पे लोगों के घर क्यों दिखते हैं, वहीं इतना डेवलप या फिर वहां इतने ज्यादा पॉपुलेशन क्यों दिखती है, ऑल्सो वैलीज इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों है, इन सब का रीजन पोएट को ऊपर से दिख रहा है और वो समझ पा रहे हैं. वो क्या है? द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. और वो है ज्योग्राफी का ही एक लॉजिक कि हर एक ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, लैंड चाहिए और वाटर चाहिए. और ऊपर से समझ आ रहा है कि जहां पे भी रिवर्स हैं वहीं पे सिटी है, ठीक है, जहां पे भी वैलीज हैं वहीं ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे लैंड और वाटर बहुत ज्यादा मिल जाता है और हमें यही चाहिए. तो ह्यूमन बीइंग्स को ये चीजें वहां दिख रही हैं, सो दे गेट अट्रैक्टेड, दे काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि वो वहां पर अपना घर बसा लेते हैं. दे आर इनहैबिटेड टू दिस रीजन्स बिकॉज दे फाइंड द लैंड एंड वाटर देयर. एंड दिस लॉजिक इज वेरी वेरी क्लियरली delineated or shown when the jet reached 10,000 feet. Done. तो अब वो ऊपर इतनी हाइट पे पहुंच गए हैं तो उनको एक और चीज है जो क्लियर हो जाती है कि क्यों वैलीज इतनी पॉपुलेटेड हैं, क्यों जहां नदियां होती है वहीं ज्यादा लोग पाए जाते हैं, क्यों वहीं पे ज्यादा डेवलपमेंट है, बिकॉज हर एक इंसान या ह्यूमन बीइंग को लैंड और वाटर तो चाहिए. तो एक और चीज है जो उनको क्लियर हो गई. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट पोएट बोलते हैं
When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From that height it was not clear why. तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि अब जेट जो है वो 6 माइल्स की डिस्टेंस पे या हाइट पे पहुंच चुका है. अब इतनी हाइट से उनको एक और चीज है जो क्लियर होती है, वो क्या है कि अर्थ जो है वो राउंड है. अर्थ एक ही पीस है, वो है राउंड, गोल है, और एक ही सिंगल पीस है, डिवाइडेड नहीं है. और यहां पर ज्यादा सी है लैंड के कंपैरिजन में. तो अगर आप अर्थ देखते हो या ग्लोब देखते हो कभी भी, तो ज्यादा ब्लू रीजन दिखता है आपको एज कंपेयर टू द ग्रीन रीजन और द ब्राउन रीजन. यानी लैंड ग्रीनरी कम दिखेगी आपको एज कंपेयर टू सी और वाटर, बिकॉज वाटर ज्यादा है हमारे अर्थ में, राइट. तो ये भी उनको यहां से क्लियर है कि हाँ भाई अर्थ ग्राउंड है और ज्यादा सी है एज कंपेयर टू लैंड. बट एक और चीज है जो उनको बिल्कुल क्लियर नहीं है, अभी तक उनको आंसर नहीं मिला. जब वो इतनी हाइट पे भी पहुंच गए ना, ऊपर से सब कुछ क्लियरली दिखता है, राइट. बट एक और चीज है जो उनको अभी भी नहीं दिख रही है, और वो क्या है कि लोगों ने जो है जो अर्थ पे रह रहे हैं, उन्होंने क्यों इतने रीजंस ढूंढे हैं टू हेट ईच अदर. उन्होंने क्यों इस अर्थ को फ्रेगमेंट्स में या डिविजन्स कर दिए हैं, ऐसा क्यों किया उन्होंने, डिवाइड क्यों कर दिया है, बाउंड्रीज क्यों बना दी हैं, पार्ट्स क्यों अलॉट कर दिए हैं कि भाई ये कंट्री है, ये वो वाली कंट्री है, आप यहाँ नहीं जा सकते, ये बॉर्डर है, ये हमारे लोग नहीं है. ये सारी चीजें, एक दूसरे में जो नफरत है, वो सारी चीजों का रीजन क्या है, वो पोइट को इतनी हाइट से भी समझ नहीं आ रहा. सो ही इज नॉट एबल टू गेट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस आल्सो, एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर अर्थ, व्हाई द पीपल हैव फॉर्म्ड द बाउंड्रीज, व्हाई देयर इज नो पीस. लोग एक दूसरे से क्यों इतना आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों वॉर्स हुए, क्यों लोगों ने एक दूसरे को मार डाला. ये सारी चीजों के आंसर्स अभी भी पोइट को क्लियर नहीं है इतनी हाइट से भी. डन. तो पोइट यही बोलना चाहते हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो, कि उनको हर एक चीज का रीजन समझ आ गया कि हाँ भाई अनप्लान्ड वे में बनी हुई हैं सिटीज, क्यों वैलीज पॉपुलेटेड हैं, क्यों ज्यादा जहां पानी होता है वहीं पे मिलते हैं घर आपको. ये सारी चीजों के रीजन उनको दिख गए, ठीक है. बट इतनी ऊपर जो डिस्टेंस पे वो गए, हाइट पे गए, सॉरी अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग डिस्टेंस, तो हाइट पे जब चलेगा इतनी 6 माइल्स की, तब भी पोइट बोलते हैं कि इसका रीजन तो अभी समझ नहीं आ रहा. कोई लॉजिक, ज्योग्राफी लॉजिक भी नहीं प्रूव कर रहा है इस चीज को कि क्यों लोग एक दूसरे को हेट करते हैं, क्यों बाउंड्रीज बना दी है. सो ओवरऑल पोइट एक ही मैसेज दे रहे हैं, जब आपके पास कोई रीजन ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, तो क्यों हेटरेट फैलाना. वी शुड लिव इन पीस, वी शुड बी काम इनफ टू डील विद द थिंग्स, और हमें इस तरीके से बाउंड्रीज नहीं बनाना चाहिए. वी शुड लिव एज वन, बिकॉज अर्थ भी वन है, वाई वी आर डिवाइडिंग इट, और हमें जो है बड़े प्यार से पीसफुली एक साथ रहना चाहिए. सो दिस इज समथिंग जो यहाँ पे पोइट हमको कन्वे कर रहे हैं. डन. अब ओवरऑल क्योंकि ज्योग्राफी की बात की है उन्होंने, किस तरीके से ऊपर से दिख रहा है, जो प्लान है, जिस तरीके से चीजें बनी हुई हैं, तो इसीलिए इस पूरे पोएम का नाम उन्होंने क्या दिया है, ज्योग्राफी लेसन, कि हम बाकी चीजों के आंसर जो है ज्योग्राफी के लॉजिक से मिल रहे हैं. बट अगेन ये एक चीज ऐसी है जो ज्योग्राफी भी डिफाइन नहीं कर पा रही, तो उनको इस चीज का आंसर नहीं मिलता है. क्लियर. ऑल राइट. सो आई होप आपको समझ आ गया है कि एग्जैक्टली हर एक स्टैंजा में पोइट क्या कह रहे हैं, क्यों इसका टाइटल ज्योग्राफी लेसन दिया है, और मैसेज क्या था जो पोइट आपको कन्वे कर रहे थे. डन. ऑल राइट. चलिए अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं सारे स्टैंजास का, बट यस वी नीड टू डिस्कस द समरी ऑफ द कंप्लीट पोएम सो दैट एक पूरा रिवीजन हो जाए एंड वी अगेन गेट द मैसेज कन्वेड टू अस. सो दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.